बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम तकमील पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़िरदौस जमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का एक ख्वाब से ताबीर तक का सफ़र तमाम हुआ और बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को पाकिस्तान की सूरत एक इस्लामी मुल्क नसीब हुआ। ख्वाब से ताबीर का सफ़र मुकम्मल हुआ, लेकिन ताबीर से तकमील का सफ़र अभी बाकी है। पाकिस्तान की तकमील होगी दो तरह से, एक जुग्राफियाई तकमील और एक पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी। पाकिस्तान की जुग्राफियाई तकमील होगी उन तमाम इलाक़ों को पाकिस्तान में शामिल करने के बाद जो बर्र-ए-सग़ीर की तक़सीम के वक्त उस फार्मूले के मुताबिक पाकिस्तान के हिस्से में आने चाहिए थे, जिनमें मकबूजा कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और ये तमाम मुस्लिम अक्सरियती इलाके। और पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था, उस मकसद की तकमील के बाद पाकिस्तान में इस्लामी शरीयत के निफाज के बाद, इस्लामी उसूलों के मुताबिक पाकिस्तान की रियासत को ढालने के बाद पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी। हम इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं पाकिस्तान के हवाले से बात करें और पाकिस्तान की जुग्राफियाई और नज़रियाती तकमील के हवाले से बात करें। हमारी कोशिश होती है उन राहों को खोजें जो पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील की तरफ जाएँ, उन रास्तों पर चलें और चलाएँ, लोगों को आगाही दे दें जो पाकिस्तान की जुग्राफियाई तकमील की तरफ जाती है। आज के प्रोग्राम में हम बात कर लेंगे, मुख्तलिफ टॉपिक हैं। सरेदस्त हमारे पास आज कराची का मौजू है। कराची पाकिस्तान की माशी शाहरग है, कराची पाकिस्तान के रोशनियों का शहर है, पाकिस्तान के गरीबों का शहर है और कराची पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। कराची का अमन पाकिस्तान का अमन है। हम कराची के हवाले से बात कर लेंगे कि कराची के मसाइल क्या हैं, अमन अमान की सूरत हाल कैसी है, माशी हवाले से वहाँ पे क्या पेशरफ्त हो रही है। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए कराची से हमारे साथ होंगे जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो वहाँ के नाज़िम भी रहे हैं और पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन हैं। और इसी तरह हम बात कर लेंगे, हमारे पास जो दीगर मौज़ूआत हैं, शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म साहब को एक लव लेटर लिखा है, एक मोहब्बतनामा लिखा है, ख़त लिखा है। बात कर लेंगे उस ख़त की अंदरूनी कहानी क्या है। इसी तरह हम बात कर लेंगे बहरीनी वज़ीर ख़ारजा और ब्रुनाई के जो आर्मी चीफ़ हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ किन शोबों में ताउन के ऊपर बात हो रही है, इस पर भी हम बात कर लेंगे। इस तरह बात कर लेंगे हमारे हमसाये में इलेक्शंस हैं, इंतखाबात हैं भारत में, तो बीजेपी ने जो मंशूर दिया है वो मंशूर मुस्लिम दुश्मन मंशूर है, उस पर हम बात कर लेंगे। इसी तरह हम ईरान की बात करेंगे कि ईरान ने एटमी ताकतों के आगे घुटने टेक दिए, इस पे बात कर लेंगे। हमारे पास ख़ास स्टोरी आज इस पे बात करने के लिए। बट साहब हमारे साथ हस्ब साबिक हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं और इनका बहुत बड़ा सफ़र है सहाफ़त के अंदर, जावेद इकबाल भट्ट साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कराची के हवाले से। कराची पाकिस्तान की माशी शाहरग है, पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है और तिजारती शहर है। तो कराची के जो मसाइल हैं बुनियादी तौर पे आपकी नज़र में कराची के क्या मसाइल हैं? कराची पाकिस्तान की सबसे पॉपुलेशन के लिहाज से भी सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। और उसके बाद उसकी जो पाकिस्तान की टोटल जो आमदन है उसका 67% वहाँ से जनरेट होता है, ठीक है। तो कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं उसमें दो तीन तो हैं, जैसे एक तो पानी का मसला है कराची का बहुत बड़ा, और दूसरा मसला है वहाँ का सफाई का, और तीसरा जो है एक तो वहाँ पे समंदर में रहते हुए प्यासे हैं, पानी का मसला। बस वो मिसाल दी जाती है कि कराची में आप लोग अपने घरों से पानी देख सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते समुंदर का। तो उनके लिए सबसे बड़ा जो मसला है कि वो डिसैलिनेशन प्लांट जो है पानी का मीठा करके लगाया जाए। जो पहले पानी आ रहा है वाया उधर को अपना ये दाबाजी से पंपिंग स्टेशन से होके आ रहा है, वो पूरा नहीं हो रहा। और फिर वहाँ देखो टैंकर माफिया भी है, उसका भी एक बड़ा राज है, उसका भी ख़त्म होना चाहिए। तो बाकी वहाँ पे वो तरक्याती काम जो हैं, अब तरक्याती में जो उस पर सुना है कि अभी कराची की थोड़ा सा जो है ना वो क्या कहते हैं हल्का सा भी अगर उसको मेकअप किया जाए या रेनोवेट किया जाए तो कम से कम वहाँ पे 1000 अरब रुपया जो है ना पाकिस्तानी उसकी ज़रूरत है सिर्फ कराची को थोड़ा सा ठीक करने के लिए, तो लगाने के लिए। तो अभी हमारे पिछले दिनों पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब तशरीफ लेके गए हैं कराची, उन्होंने बजट पेश किया है 160 अरब रुपये का कराची के लिए। अब सवाल ये है कि 160 अरब रुपये का जो बजट पेश किया है ये कैसे खर्च होंगे, कौन खर्च होगा। तो जैसे आज आपने कहा कि हमारे मेहमान हैं पिछले मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिनका एक बड़ा आपने बताया था नाम भी है कि उन्होंने वो बड़ी एक अपने एक तो बैसियत नाज़म भी रहे हैं, तो वो उनसे भी पूछ लेना। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो 160 है,
अगर 1,000 अरब की ज़रूरत है तो 160 अरब से क्या होगा, और किस मकासद के और कौन से मंसूबे होंगे, और ये क्या वफाक जो है ये क्या उसके अंदर डायरेक्ट अपना ये वहाँ पे वो प्रोजेक्ट करेगा या सिंध हुकूमत के तवसत से होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि वो अभी वज़ीर हुकूमत और ज़ाहिर है उनमें आपस के दरमियान थोड़े से मसाइल हैं, अच्छे इख्तलाफ हो चुके हैं। तो पिछले दिन देखो वो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं, क्या नाम है इनका, फवाद साहब भी वो बोरी बिस्तियाँ उठा के वहाँ जा रहे थे, जिसे कह रहे हैं जी इनडायरेक्ट तो ये कहते हैं गवर्नर राज के लिए कि जी वज़ीर आला को उतारो, एक ऐसी मुहिम शुरू की, साथ ही वो ठप होगी, फिर अभी जो है दोबारा वो उठी हुई है कि अभी किस करवट बैठती है। ये भी एक कराची और अंदरूनी सिंध के लिए बहुत बड़ा। अगर हम बात करें कराची, देखिए 70 की दहाई का कराची अगर आप देख लें तस्वीरों में उठा के, वो बहुत सारे दुनिया के शहरों से आगे था, वहाँ की सड़कें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की बिल्डिंगें, लेकिन वो कराची तरक्की नहीं कर सका। इसमें कोई शक नहीं है जी। कराची बहुत, मैं खुद छोटे होते कराची में रहा हूँ, मेरे वाले साहब पायलट थे पाकिस्तान एयरफोर्स में, हम लोग ये ड्रिग रोड और दूसरे इलाके में रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि कराची जाके आदमी ऐसे ही समझता था कि एक अलग जगह पे आ गया हूँ। तो इतना बारौनक होता था, लाइटें होती थी, रौनकें होती थी, और एक तो वो पूरा कराची के लोग जो है बड़े पढ़े लिखे हैं, और कराची को जो है गरीबों की माँ कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं। शहर की सबसे खूबसूरती ये थी कि यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग जमा थे, हर ज़िले हर शहर के लोग जो हैं वहाँ पे कराची में मौजूद हैं, जिनको रिज़्क भी मिलता था, रोटी भी कमाते थे और कराची के लिए काम भी करते थे। वो बदकिस्मती से कैसी नज़र लगी कराची को कि काफ़ी साल वो सुलगता रहा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कराची के हवाले से। कराची जो रोशनियों का शहर है, कराची जो पाकिस्तान की माशी शारग है, माशी हब है, तो आप बुनियादी तौर पे क्या समझते हैं? आपका बहुत बड़ा नाम है कराची में, सियासत के हवाले से भी, खिदमत के हवाले से भी आपने बहुत काम किया वहाँ पे, तो कराची के बुनियादी मसाइल क्या हैं? क्या समझते हैं कराची के जो अब दरपेश हैं कराची को मसाइल? कराची का बुनियादी मसला है कि कराची को कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है, ना सूबाई हुकूमत ओन करती है, ना वफाकी हुकूमत ओन करती है। कराची जो है वो एक दूध देने वाली गाय है, एटीएम मशीन है कराची। हर कोई इससे पैसा निकालता है और उसके बाद जो है वो लेकर चला जाता है। हर कोई इससे, इस गाय से दूध दोता है और कोई इसको चारा खिलाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात है कि जो कराची की लोकल गवर्नमेंट है वो इंतहाई करप्ट है। तो कराची इस वक्त जो है एक तरह से ऑर्फन सिटी बन गया है। कराची में डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं है, कराची में इख्तियारात और वसाइल नहीं दिए गए हैं, और कराची को एक सैटेलाइट टाउन के जरिए जो है वो एक चीज की तरह से चलाया जा रहा है। ये है प्रॉब्लम कराची। कराची से जो कमाया जाता है, कराची को उसका 2% भी उसका रिटर्न नहीं दिया जाता। सही, तो ये बुनियादी मसला है कराची का। तो आप वज़ीर आज़म साहब कराची के दौरे पे आए, वहाँ पे 160 अरब रुपए का ऐलान कर दिया, तो इसको किस तरह समझते हैं, किस तरह देखते हैं इस दौरे को वज़ीर आज़म साहब के, और किस तरह कौन खर्च करेगा? चूँकि हुकूमत और वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो ये सिर्फ ऐलान होगा या कुछ खर्च भी होगा? उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कौन खर्च करेगा, इसलिए कि ये पैसे आएंगे नहीं तो खर्च कैसे होंगे। इसलिए कि वज़ीर आज़म साहब सिर्फ कागजों पर जो है स्कीमें अनाउंस करती है और उसका कोई तरीक़ाकार, कोई प्रोजेक्ट, कोई चीज नहीं बताई। वफाक से कराची या किसी शहर को पैसे आने का तरीक़ाकार ये है कि पहले वफाक से पैसे पहले प्रोजेक्ट बनते हैं शहर में, उसके बाद सूबाई हुकूमतों से अप्रूव होते हैं, फिर वफाक में जाते हैं, वफाक से अप्रूव होते हैं, फिर वहां से पैसा आता है वफाक से सूबों में, सूबों के फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और वहां से फिर शहर में पैसा आएगा। अभी हाल ये है कि सूबा सिंध का चीफ मिनिस्टर जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान को जब दौरा करते हैं सिंध का, तो वो उनको रिसीव करने ही नहीं जाते। वो उनकी किसी मीटिंग में उनको कोई बुलाता नहीं है और वो उनसे टॉकिंग टर्म्स में ही नहीं है। तो जब वजीर आजम वजीर आला से बात ही नहीं कर रहा, मेरे वजीर आला से बात ही नहीं कर रहा, वजीर आला वजीर आजम से बात नहीं कर रहा, तो प्रोजेक्ट और पैसा आना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सिर्फ जो दौरा या इसकी जो तकारीर या इसकी जो सारे फिगर्स हैं वो सिर्फ फिगर्स की हद तक ही हैं, पैसा 1 रुपए भी नहीं आना। उसके बाद जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा गया है, वो यूनिवर्सिटी बनानी है हैदराबाद में, और उसका जो है वो उसकी तख्ती की नकाब कुशाई हो रही है इस्लामाबाद के वजीर आजम हाउस में। कोई उसकी जमीन नहीं है, कोई उसका चार्टर्ड पास नहीं हुआ हुआ। तो मैं नहीं समझता कि ये सारे जो दौरे या बातें दावों और वादों के अलावा कुछ और है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। सही सर, कराची के अमन की बात करें तो मजमूई तौर पे एक अरसे से हम देख रहे हैं, पिछले कुछ
एक आध साल में कराची का अमन वापस लौट आया है, लेकिन इनफरादी वाक़यात अब भी हो रहे हैं और इस अमन लौटने में आपका बहुत एक किरदार है। आपने पाकिस्तानियत का वहाँ पे नारा लगाया, पाक सरजमीन का, पाकिस्तानी परचम का आपने नारा लगाया, फरीरा बुलंद कर दिया। लेकिन इनफरादी तौर पे कुछ वाक़यात हुए हैं जो, जैसे कि अली रज़ा आब्दी साहब कत्ल हुए, मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर हमला हुआ, तो कौन अनासिर हो सकते हैं जो कराची के अमन को ख़राब करना चाह रहे हैं? अली रजा आब्दी से पहले हमारे भी 2 साथी शहीद हुए हैं, हमारे ऑफिस पे हमला हुआ, हमारे 2 साथी शहीद हुए, 3 साथियों को जख्मी किया गया नाज़िमाबाद गुलबहार में। तो ये वाकयात हुए हैं और यकीनन अब भी शहर में ऐसे एलिमेंट, खैर वो पकड़े गए, हमारे कातिल जो थे वो सारे पकड़े गए और जो लोग पकड़े गए उन्होंने बताया कि वो अल्ताफ हुसैन साहब की इंस्ट्रक्शन पे भी सारा काम कर रहे थे, उनकी वीडियोज हैं, उनकी ऑडियोज हैं, उनकी सारी जो है वो ट्रेस आउट हो गई है सारी। तो जो हमारे साथियों के जो कातिल थे वो तो डेफिनेटली लंदन MKM से ताल्लुक था और अल्ताफ हुसैन साहब इस सारे कार्रवाई के पीछे थे। ये डोंट मेरे पास अब तक इंफॉर्मेशन नहीं है वो कौन सा ग्रुप है, और अली रजा आब्दी के बारे में भी मतदाद खबरें आती हैं, तो मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। जी जी, तो इसमें जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के मसले में कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, तो आपकी क्या जानकारी है, क्या कहना है कि कौन लोग हो सकते हैं इसके? अभी तक इदारों में उन लोगों के नाम नहीं बताए हैं मीडिया पे या पब्लिकली, तो मेरे पास तो नहीं पता कि कौन लोग हैं। सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया, बहुत नवाजी, सलामत रहिए। हमारे साथ थे मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कराची से थे, तो उनके उस पर क्या तबसरा आप करना चाहेंगे? मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो बहुत वो ऐसे वो जो मैं सोच रहा था उससे भी ज़्यादा उन्होंने बता दिया कि कराची का जो मसाइल है वो खर्च करने का तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने तो कराची गाय की तरह है, उसने गाय की तरह है, गाय दूध देने वाली है, ATM है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो अनाउंस हुआ है वो तो कागजों में हुआ है, वो आएगा कब आएगा, कैसे आएगा, जबकि इनके खुद अंदरूनी इख्तलाफ हैं, जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया है। तो ये तो एक बड़ा गंभीर सा मसला है कि इतनी बड़ी कराची की आबादी के साथ इस तरह का करना, मैं नहीं समझता कि ये कराची के साथ इंसाफ हो रहा है। तो लिहाजा कराची की जो मकामी क़यादत है, पार्टियाँ हैं, एक तो उनसे देखें, वो अब बहसीयत वज़ीर आज़म है, अब वो तरीक़े इंसाफ के चेयरमैन नहीं है, वो उनका चेयरमैन के सीएस से नहीं, वो वज़ीर आज़म के सीएस से कराची आते हैं। वो कराची जब आते हैं तो उनको चाहिए कि वो इस पे तक इख्तलाफ के हों या उनके जो साथी हों, या उसने तो कहा MKM को, उसने कहा कि नफीस लोग हैं। हाँ, वो नफीस लेना, तो वो आज वही नफीस है ना, या अभी जो जिनको अगर मसलन ये कि आप अगर उनके साथ वज़ीर आज़म साहब उनके लिए नरम गोशा रखते हैं तब भी आप लोग इख्तलाफ करते हैं? नहीं सर, मैं तो नरम गोशा इसलिए नहीं कि या उसके लिए इख्तलाफ की बात नहीं है, मैं तो वो वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ जो कल इन्हीं नफीस लोगों से मिलना नहीं चाहता था, आज वो नफीस करार दे दिए गए हैं। आज तो कराची के लिए, मतलब कराची के लिए वो मिले, कराची के कराची के लिए मिले, हम नहीं कह रहे कि ना मिले, लेकिन इंसान को सियासत में एक जो है ना वो म्याना रवि रखनी चाहिए कि किसी टाइम भी हम लोग किसी, क्योंकि ये ज़ाती मुखालफत तो नहीं है, वो तो अपनी जगह पे, अब हम कराची की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात की, एक तो कराची की महरूमियों की बात की कि बहुत अरसे तक कराची को किसी ने ऑन नहीं किया, हमारा है कि कर नहीं कहा, बस कराची पे खर्चा नहीं किया, ठीक है। कराची पे एक माफिया की हुकूमत रही, उन्होंने इस्तेसाल किया, टारगेट किलिंग के, गरीबों को मारा, लोगों को लूटा, लोगों से बत्थे लिए। लेकिन अब चूंकि हालत तब्दील हो गई, कराची का अमन आया है किसी हद तक, इनफरादी वाक़यात अपनी जगह पे, लेकिन मजमूई तौर पे कराची जो है ना खौफ खत्म हो गया, दहशत खत्म हो गई है, दुकानें खुल रही हैं, कारोबार चल रहा है। लेकिन वो मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात की ज़रा फिर वो मैं उसके आना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो इशारतन भी कह दिया, वादा भी कर दिया है कि भाई ये दूध देने वाली गाय है, इसका ख्याल रखो, ATM मशीन है, ये बेरोज़गार आम गरीब आदमी की माँ है, जहाँ रिज़्क भी मिलता है। तो अगर वहाँ पे अगर अमन आया है तो उसके अमन के लिए जो पिछली मरूमियत है उसको ख़त्म भी करना ज़रूरी है ना। वहाँ पे 1 अरब 1,000 अरब रुपए की ज़रूरत है इस टाइम कराची के लिए। अगर 160 अरब रुपया जो उनने छोटा सा वो जो अनाउंस किया है, अब वो मुझे तो मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात से ये भी लग रहा है कि पता नहीं वो आता भी है कि नहीं आता है। तो 18वीं तरमीम के बाद आप क्या समझते हैं, विफाक की जिम्मेदारी तो नहीं है कि आपके एक एक शेयर पे तवज्जो दे दे? सर देखें, 53% जो
अपना बजट मसलन देता है NFC अवार्ड है ना, आपको। देखें ना NFC अवार्ड क्या है, 18वीं तरमीम के बाद जो है उनको 18वीं तरमीम से मतलब NFC अवार्ड में अगर आपको सील को कोई फंड मिलता है तो जी जाहिर है जी, वो कराची में अब खर्चा सुने है ना, देखें ना, दो चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो वफाक जो वफाक की जिम्मेदारी होती है, कुछ चीज़ें होती है जिम्मेदारी है जो उसकी सूबाई हुकूमत की। अब 53% NFC अवार्ड जो है उसके ज़रिए सूबों को दिए जाते हैं। अब वफाक को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही सिंध से आ रही है कि वो 18वीं तरमीम का जो वो कहते हैं शोशा ख़त्म किया जाए, गवर्नर राज लगा दिया जाए। वो यही चाहते हैं कि जब हमारा कंट्रोल हो जाए तो हम खुद जो है इसके पैसे का जो है इस्तेमाल करें। अभी तो वो सोच रहे हैं कि इसको आना कैसे है, अनाउंस तो करके चले गए हैं ना, अब वो पता नहीं आता भी है नहीं भी आता। अब उनके साथ अपनी पहले सेटलमेंट क्या होती है, वज़ीर आला देखें, अब पहले मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं अब वो वज़ीर आज़म हैं, वो वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान के हैं, वो चेयरमैन तरीक इंसाफ अपनी जगह पे हैं। अब वो जो अगर वो सिंध में आते हैं तो उनको गवर्नर से भी मिलना चाहिए, उनको वज़ीर आला से भी मिलना चाहिए। ख्याल में वो वज़ीर आला को खुद जाके इस्तकबाल नहीं करना चाहिए सर? उनको बुलाते ही नहीं मीटिंग में, जैसे भी मतलब कि आप वज़ीर आज़म सर देखे ना, सर आपके शहर में वज़ीर आज़म आ रहे हैं और आप उसके मुलाजिम हैं वहाँ पे, सर देखें दोनों तरफ होता है। जब आप उनको बुलाते ही नहीं है, एयरपोर्ट पे आने के लिए नहीं कहते कि गवर्नर जा रहा है, कोई दूसरे जा रहे हैं, एक इग्नोर करना, इग्नोर यही होता है ना, इग्नोरेंस करना। उस पे केसेस भी है ना, वो सर देखें केसेस है तो वो अदारे ने करना है ना, अदारे का काम है ना। अब इसका मतलब केसेस है तो वो फिर। अच्छा, आप मुझे बताएं कराची के 2-4 बड़े जो मसाइल है, मेजर प्रॉब्लम्स है, वो क्या आपकी नज़र में? सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी उसका हल क्या है? उसका हल क्या है? उसके दो हल हैं जी। एक तो एक पानी आपका वो उधर आता है, पानी पहले आ रहा है ये वाया दाबे जी पंपिंग स्टेशन से, या तो उसकी वो बढ़ा दी जाए, सर्कुलेशन बढ़ा दी जाए, या वो बलूचिस्तान से आके एक हब का डैम बना हुआ है उसको अगर कैपेसिटी बढ़ा दी जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है, क्योंकि वो तो पानी बारिश होगी, सब समुद्र को पानी के लिए हमें दो फिल्टर वो डिसलाइनेशन प्लांट लगाने चाहिए। अच्छा। अब उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए कि इससे जो है वो ये देखें, ये बहुत लंबे अरसे के लिए प्रोजेक्ट होने चाहिए कि उनको आइंदा जो हमारी अगली 50 साल 30 साल के लिए 40 साल पे जो आबादी बढ़नी है उसको मद्देनज़र रख के जो है ना ये मनसूबाबंदी की जानी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। और ये अगर इसके पानी के भी मसला हल हो जाए तो पानी का मसला हो गया। दूसरा सबसे बड़ा मसला है वहाँ पे सेहत और सफाई का। अच्छा, सफाई का बड़ा इशू है, सफाई का बहुत बड़ा इशू, मीडिया पे भी उठा ये चीज़, बहुत इशू रहा है। उसके बाद सेहत का मसला है सबसे बड़ा। इसके बाद सेहत और सफाई दोनों, सेहत और सफाई ये दोनों लाजम मलजूम है। तो कराची के अंदर हॉस्पिटल तो हैं, लेकिन अब उनकी वो इक़्तिदार भी बढ़ानी चाहिए, और उसके बाद वहाँ पे दवाइयाँ भी, और उसकी जो पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ और इनकी भी इक़्तिदार वाज़ी होनी चाहिए, और उस आबादी के हुजम के लिहाज से। चौथा मसला एक और मसला है, आपने देखा बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें बना दी जाती हैं। अब वो आए दिन देखा आपने, कभी किसी केमिकल फैक्ट्री में आग लग रही है, किसी बिल्डिंग में लग रही है। एक तो वहाँ का वो जो स्नार्कल, एक तो उनके पास छोटी छोटी हैं, उनका डिफेंस फायर सिस्टम जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो उसके लिए ये जो है ना, इसके लिए अपना फायर का जो है ना, इसको बचाने के लिए या डिफेंस के लिए जो है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इतनी आबादी के लिए तो इनके पास इतनी चीज़ें भी नहीं है कि आदमी को प्रोटेक्ट किया जाए। जबकि ये हाई राइज बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो ये हाई राइज बिल्डिंगें जो हैं ये किस मकसद के लिए हैं? जबकि आपके पास पहली बिल्डिंगों से अंदर से इन केस ऑफ एमरजेंसी आप आदमी को वहाँ से इवैक्यूएट नहीं कर सकते। और बढ़ती हुई आबादी के लिए ट्रैफिक का एक प्लान होना चाहिए कि ट्रैफिक के लिए आबादी बहुत ज़्यादा आबादी हो रही है, और ट्रैफिक जो इन्हीं के दौर में 2005 में जो तरक्की हुई है, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो की है, या इससे पहले एक जमात इस्लामी के नाज़िम थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, रहमतुल्लाह खान साहब, इन दोनों ने ही ये जो है तरक्की की, और इनने कराची को अपने मुस्तफ़ा ये तो मसाइल हो गए। लेकिन जो एक मसला कराची का हमेशा तामुन अमान का, तो अभी आपके ख्याल में मुतमईन है उससे? ये तो हमें इससे तो आगे निकल आए ना अल्हम्दुलिल्लाह कि कराची का अमन जो है वो बहाल हो चुका है, रोशनियाँ बहाल हो चुकी हैं। इक्का दुक्का जो वाक़यात हो रहे हैं, ज़ाहिर है वो क्रिकेट का मैदान सजे कराची में। हाँ, अब क्रिकेट का देखो पूरा वो इवेंट हुआ है 5 दिन के लिए। तो कराची के साथ तावन करें, कराची में जाएं, इसको जो रौनकें बहाल हुई हैं इसको मुस्तफीद करें और सारी पार्टियों से मिलें। अगर आपने 160 रुपए का जो पैकेज दिया है, सबको मिलकर करना चाहिए। आप नहीं करें
आप मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी बुला लें, आए मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने इतना काम किया, आप हमें सुजेशन दें कि हम किस मद में किस तरह पैसा खर्च कर सकते हैं। वहाँ तो प्रॉब्लम ये है ना कि वो कहते हैं जी तख्ती लगनी चाहिए तो वज़ीर आज़म की लगे, तख्ती लगनी है तो वज़ीर आला की लगे, तख्ती लगनी है तो हमारी पार्टी की लगे। वहाँ तो तख्तियों की भी जंग लगी हुई है ना। असल में ये तख्तियों की जंग तो साबिका हुकूमतों ने शुरू कर रखी सर, जिसने भी की है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जी, फिर जी, उसके जी, बाद श्योर, तकमील श्योर करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे बात कर लेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले, कराची जो रोशनियों का शहर है, कराची जो पाकिस्तान का माशी हब और माशी शाहरग है, कराची का अमन पाकिस्तान का अमन, कराची की खुशहाली पाकिस्तान की कराची। पाकिस्तान के शहरों में कराची एक ऐसा शहर है जहाँ जाके आपको महसूस होगा कि आप अपने ही शहर में हैं। कराची वाहिद शहर है जहाँ पे हर तरह के रंग हैं, हर तरह के लोग वहाँ पे हैं, पाकिस्तान के हर जगह से वहाँ पे लोग हैं और कराची को अपना दूसरा घर हर पाकिस्तानी समझता है। तो कराची के जो मसाइल हैं, पानी के मसाइल वहाँ पे, सफाई के मसाइल वहाँ पे, अमन अमान तो बहरहाल कायम हुआ है, लेकिन इंफरादी तौर पे थ्रेट मौजूद है। और कराची के अमन को बर्बाद करने के लिए जो मुल्क कोशिश कर रहा है वो भी आपके सामने है, भारत और ईरान। वो कराची के अमन को तबाह करने के लिए मुख्तलिफ उनकी लॉबियाँ वहाँ पे काम कर रही हैं, उनके लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ कोशिश कर रही हैं कि उनकी साजिशों को नाकाम करें। मुंतकिल होते हैं भारत की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है, भारत में जो है इंतखाबात शुरू होने जा रहे हैं और इंतखाबी मंशूर जो वहाँ की बीजेपी हुकूमती जमात उन्होंने जो रखा है वो मुस्लिम दुश्मन उनका मंशूर है। और उस मंशूर के जो 75 नुकाती मंशूर है, उस मंशूर में बुनियादी चीज़ों में से जो मुसलमानों के सरेआम ख़िलाफ़ हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को
दावत देती चीज़ें, उनमें एक जो है वो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करने का वादा किया है। अपनी कौम को कहा हमें वोट दे दें, हम बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर करेंगे। इसी तरह मंशूर में ये भी शामिल है कि भारतीय आइन में जो कश्मीर की एक ख़ास हैसियत है उसको ख़त्म किया जाएगा और हर भारतीय हिंदू जाके कश्मीर में ज़मीन ख़रीद सकेगा। इस पे हम बात कर लेंगे और हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब भी मौजूद होंगे। बट साहब, कश्मीर के हवाले से और वहाँ के मुस्लिम जो वहाँ पे बसते हैं इंडिया में, उनके हवाले से बीजेपी का जो मुतासिबाना रवैया है, उनके इलेक्शन के जो नारे हैं, दावे हैं, उनका मंशूर, इस पर क्या कहेंगे आप? आपने बड़ी अच्छी वजाहत कर दी है। पिछली दफ़ा जो इलेक्शन हुआ था भारत में, वो बीजेपी का जो पिछले इलेक्शन का मंशूर था वो था डेवलपमेंट एजेंडा जी और किसानों की खुशहाली, सही, और 10 मिलियन लोगों को नौकरी देना था। ठीक है। तो वो वहाँ पे 10 मिलियन लोगों को नौकरी भी नहीं दे सके, वहाँ पे किसान भी खुशहाल नहीं हो सके। जो उनका डेवलपमेंट एजेंडा था वो भी फेल हो गया। ठीक है। अब ये इलेक्शन जो 2019 का सर पे आ गया था, उसके लिए अब उन्होंने, क्योंकि बात चीज़ें मार्केट में जो फ़रोख्त की जाती हैं उसी की मार्केट होती है, वहाँ पे फ़रोख्त करने के लिए उनके पास क्या था कि उन्हें एक जो है वो तसलसल से इंतखाब करीब आने से पहले, जैसे सब लोगों ने कहा था कि वहाँ पे कुछ भी होगा, क्योंकि वहाँ लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत दिलाना, कश्मीरियों के ख़िलाफ़ नफ़रत दिलाना, इस्लाम से नफ़रत दिलाना, ये उनका वहाँ पे एक बयानिया बिकता है। उन्होंने उसको बेचने के लिए पुलवामा का केस किया। आपने फिर देखा पुलवामा का, अगर पुलवामा के वो जैसे उन्होंने कहा था कि अटैक किया था कि जी 300 बंदे पाकिस्तान के हमने मार दिए हैं, अगर वो सच साबित हो जाता तो आज तो उनको वो आज जो कल सुबह इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे सुबह भारत में, वो तो स्वीप क्लीन जीत जाता। ठीक है। अब उसको वहाँ पे नाकामी और अजीमत के बाद अब उसने फिर जो है वो इस नैच पे आ गया कि उसका मंशूर में उसने 3 चीज़ें जो है ना वो शामिल कर दी हैं। एक तो हिंदुइज़्म को उबारना, ठीक है, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर, और आइन की आर्टिकल 370 को वहाँ से ख़त्म करना कश्मीर से, कि वहाँ से उसको अक्सरियत से अक़लियत में करना। ठीक है। कश्मीर के अंदर वहाँ पे अपनी लोगों को दे के जदादें खरीद के, अगर कल परसों कहीं 10 साल बाद इलेक्शन हो तो वहाँ पे फिर दूसरी कौमियत की मेजॉरिटी हो जाए, अगर वो कराना चाहे तो उसके सबब फिर उन्होंने अल्ट्रा नेशनलिज्म का काम शुरू किया हुआ है। अल्ट्रा नेशनलिज्म क्या होता है, ये उन्होंने इसराइल से सीखा है। इसराइल ने जब देखा आपने कि वो फ़लस्तीन के उन इलाकों में जहाँ पे वो आपने देखा कि जहाँ मुसलमानों मौजूद है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनरल साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं हमारे हमसाये के हवाले से, इंडिया के हवाले से। वहाँ इलेक्शन है कल से, तो उनका जो हुक्मरान जमात है, उनका जो मंशूर है वो उनकी वेबसाइट पे उन्होंने अपलोड किया, और उस मंशूर में बहुत सारी चीज़ें, 75 नुकाती मंशूर है। उसमें सरदस्त उन्होंने वहाँ पे बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करने का वादा किया है, और कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उनके आइन में उसको ख़त्म करने का वादा किया। इस तरह पाकिस्तान के हवाले से भी नफ़रत पे मबनी चीज़ें हैं। तो इंडिया का जो जंगी जुनून है, और उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान पे भी ख़तरा है अगले 1-2 दिन में, जिस तरह हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने कहा है, कोई दूसरा कोई पुलवामा करे, कोई हम पे इल्ज़ाम लगाए। तो भारतीय इलेक्शन को आप किस नज़र से देखते हैं, और वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ खासकर जो कुछ हो रहा है उसको? या देखिए, ये मैंने कई दफ़ा ये कहा है कि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में रेडिकल्स या नॉन स्टेट एक्टर्स तो मौजूद हैं, यूरोप में भी हैं। आपने देखा न्यूजीलैंड में क्या हुआ, आपने पहले देखा कि ये पेरिस में क्या हुआ, इंग्लैंड में, अमेरिका में। लेकिन अमेरिका, ये इंडिया एक वाहिद मुल्क है जहां नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। यहाँ दहशतगर्द मौजूद है और वो हुकूमत में है, और वो स्टेट एक्टर्स हैं। इसलिए मोदी की मौजूदगी में हर चीज की तवक्को है, वो जीतने के लिए सब कुछ करेगा। अभी जो 70 साल पहले बात नहीं हुई, वो बातें कर रहा है कि मैं आइन में ये तब्दीली ले आऊंगा। वो तब्दीली कैसे ला सकता है अगर उसके पास मेजॉरिटी नहीं होगी? और बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाएगा, पहली हुकूमतों ने क्यों नहीं बनाए? और इसका मतलब ये है कि वो इंडिया की डिसइंटीग्रेशन के ऊपर काम कर रहा है। बहुत से लोगों ने, इवन जो कश्मीर के हमारे जो लीडर्स हैं, उन्होंने कहा है जी कि अभी तो ये आज़ादी कश्मीर की और ज्यादा तेज हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि अगर ये 75 पॉइंट का मंशूर है
जिसके अंदर उसने इनका जो स्टेटस है कश्मीर का उसको भी आइन से हटाना है, तो फिर तो एक ऐलान जंग है ना एक किस्म का। और ये तो सिचुएशन फिर बैड से वर्स्ट की तरफ चली जाएगी। तो इसलिए हम इसको बड़ी बदनसीबी समझते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जुल्म जो है सिर्फ कश्मीरियों से नहीं, अहले हिंदुस्तान से भी है। और हिंदुस्तान में सिर्फ माइनॉरिटीज के साथ नहीं, बल्कि चूंकि हिंदुस्तान जो है उसके अंदर बहुत से सेन हिंदूज भी हैं। कोई ऐसे नहीं कि हर हिंदू इंतहा पसंद है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये मोदी इनको डिसइंटीग्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। देखें, इससे सिख नाला है, आसामियों की एक मूवमेंट है, माओइस्ट की है, नेक्सलाइट्स की है, तामिल्स के साथ इसने क्या किया, नेबर्स के साथ सारों के ताल्लुकात। और अगर ये मोदी का एक और टेन्योर लगता है तो ये वक्त याद रखना कि ये इंशाल्लाह फिर दे विल हैव टू पे द प्राइस और इनके इससे बखरे होंगे। तो इसलिए हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये समझते हैं कि ये जो हिंदुस्तान जो इंतहा पसंद हिंदुओं के उसके नरगे में है, ये एक ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए खतरा है बल्कि खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। सही सर, अगर कश्मीर की बात कर लें तो आज ही वहाँ से जो हुर्रियत लीडर हैं यासीन मलिक साहब को, उनको वहाँ से पहले ही गिरफ्तार थे, उन्हें तिहाड़ जेल में मुंतकिल किया है। और यहाँ हमारी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कश्मीर का जिक्र किया कि खित्ते में अमन कायम करने के लिए कश्मीर का हल करना लाजिम है। अगर मोदी फिर हुकूमत में आता है तो आप क्या देखते हैं कश्मीर का मुस्तकबल? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि बीजेपी जब हुकूमत में आई थी ना और वाजपेयी जैसे लीडर थे, तो हमें एक उम्मीद थी कि चूंकि वो हिंदुओं की एक पार्टी है और वाजपेयी एक स्टेट्स पर्सन है, तो मसाइल आगे चल सकते हैं। लेकिन मोदी की मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा है कि शायद हम हल की तरफ चले जाएं, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर साहब की खुशफहमी है। ये मोदी ये है जिसका कोई कानून, कोई असूल नहीं है, ये दहशतगर्द है खुद। इसके हाथ रंगे हुए हैं मुसलमानों के खून से। आपने देखा इसने पार्लियामेंटेरियंस तक जिंदा जलाए थे सिंध में, गुजरात में। और जब इसको कहा गया क्वेश्चन तो इसने वो छोड़ के तो इंटरव्यू से भाग गया। और इसने ये इसको किसी ने कहा कि आपको अफसोस नहीं होता कि आपके इलाके में 2000 मुसलमान जले हैं और जल पे उनको? तो इसने कहा हाँ, बस अगर कार के नीचे कोई आपकी गाड़ी के नीचे कुत्ता आ जाए तो आपको अफसोस तो होता है। ये इस तरह का दरिंदा है। तो इसलिए इससे किसी किस्म की तवक्को बीजेपी में शायद और बहुत अच्छे लोग भी होंगे जिनको कोई थोड़े स्टेबलाइज होंगे। ये तो एक अपॉर्चुनिस्ट है और ये एक किस्म का नाजी है। ये मैसोलूनी है, जो इटली का नहीं था, वो जो फासिस्ट था, ये हिटलर है। और इसलिए इससे किसी अच्छाई की तवक्को करना बेमानी है। पता नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब क्या सोचते हैं। ये हर चीज कर गुजरेगा, इसके आगे इंसानी जान की कोई कदर नहीं है। यूनाइटेड नेशन का चार्टर की इसको कोई परवाह नहीं है, यूएन के रेजोल्यूशंस की कोई परवाह नहीं है। तो ये एक खतरनाक डेवलपमेंट है जिसको हमें गौर से देखना होगा और बैनुल अक़वामी सतह पे इसको हाईलाइट करना होगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश, सलामत रहिए। जनरल साहब ने बड़ी अहम बात कही मोदी के हवाले से की है, और हकीकत भी है कि मोदी जो है गुजरात का कातिल है, मोदी हिटलर है। और मोदी अगर आता है तो कश्मीर का जो कज़िया है, कश्मीर का जो मसला है, वो आगे उम्मीद नहीं रखी जा सकती है कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए से हल हो। क्या कहेंगे आप? मैं यही पहले आपको बता रहा था कि वहाँ पे अल्टर नेशनलिज्म, जहाँ पे मैंने बात खत्म की थी, अल्टर नेशनलिज्म क्या है? अल्टर नेशनलिज्म ये है कि जिन इलाकों में जहाँ पे आबादी में तरीक़ें, जिस आबादी के में तरीक़ें चल रही हैं, वहाँ से लोगों को बेदखल कराना और वहाँ पे उनको अक़लियत में तब्दील करना। ये फार्मूला उसने लिया है इसराइल से। ठीक है, गज़ा में जो किया उन्होंने, वहाँ पे जहाँ पे मुसलमान आबादी के में थे उनको अक़लियत में कर दिया, तिरपान पे जुल्म जबर किया। अब ये फार्मूला जो है ये मोदी ने जो है ना वो ले लिया है, उसको वो कराची, उस कश्मीर में भी करना चाह रहा है। और जहाँ पे दूसरी जगहों पे जहाँ पे अपने आज़ादी की तहरीकें जन्म ले रही हैं उसको करना, असम वगैरह दूसरी। अब आपने देखा है कि उनके जो लोग इकट्ठा रहना चाहते थे, जैसे फ़रूक अब्दुल्ला हो गया, या वो क्या नाम है ख़तून का, वो जो वज़ीर रही है पहले, तो उसने कहा कि अगर ये आइन की आर्टिकल महबूबा मुफ्ती साहिबा, उन दोनों ने कहा है कि अगर ये
आइन की आर्टिकल जो है 370A का जो अगर इंडिया जो है वो उसको ख़त्म करता है तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले हम लोग बगावत करेंगे। ठीक है, अब इन समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। ये बात महबूबा मुफ्ती ने शेर को कहा। तो कश्मीर का मुखालफ और पाकिस्तान के लिए आप देखें ना, ये दो चीज़ें गंभीर सूरत हाल ये बनती जा रही है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं इदराक है। इस पूरे खित्ते में, रीजन में इंडिया, ईरान और इसराइल की जो टाइकोन बनती जा रही है, और वहाँ पे नेतन्याहू वहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे दोबारा से जी मोदी के आने के इम्कान थे, और ईरान के अंदर भी ज़ाहिर है मुल्लाइज़म है और वो सारा कुछ। ये तीनों पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं आपके ख्याल में? ये तीनों हैं, और सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो हमारी अपनी भी एक गलती हो चुकी है। अब ये देखें, कल सुबह जुमेरात है, सुबह वहाँ इंतखाबात हो रहे हैं। भारत में इंतखाब जो है इस दफ़ा कौम परस्ती और खून परस्ती से हो रहे हैं। सही, बहुत अहम बात की आपने, कौम परस्ती और खून परस्ती से। ठीक है, अब जब दुश्मन आपसे बात नहीं करना चाहता, आपसे वो नफरत करता है, आप उसके आगे क्यों झुक रहे हैं? मुझे ये अभी तक जो है ना, मैं कल से जो है ना बहुत वो मेरे ज़हनी दबाव में हूँ कि एक दफ़ा वहाँ पे हमारा वज़ीर ख़ारजा मुल्तान में जाके तकरीर कर रहा है जी 16 से 20 अप्रैल तक हमें ख़तरा है कि ये पुलवामा टाइप का कोई और मसला कर सकता है। भाई यार, आप वज़ीर ख़ारजा आप मुल्तान में बैठ के क्यों करते हैं? आप वज़ारत ख़ारजा में आएँ, इस्लामाबाद में आएँ, आप यहाँ पे वो जो 5 वीटो ममालिक हैं उनको बुलाएँ, उनके सफ़ीरों को वहाँ पे आप बताएँ कि ये इस तरह का एक हम पे एक और थ्रेट है, एक और चीज़ हो सकती है, फिर हम एटमी जंग की तरफ भी जा सकते हैं, कुछ भी माहौल ख़राब हो सकता है। हम कब तक? अच्छा, फिर उन्होंने ये किया, ओ भाई अभी उसके इलेक्शन नहीं हुए, आपने 300 कैदी उनके माईगेट छोड़ दिए। किस खुशी में छोड़े हैं? इसका मतलब कि आपने कल जो इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर ये इलेक्शन जीत जाता है, इसका मतलब आपने कल उसकी सपोर्ट कर दी थी मोदी की। आपने कहा कि कांग्रेस से हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, इसने तवक्का रख लिया कि इससे कश्मीर का मसला हल हो जाएगा मोदी से। भाई साहब, आपने क्यों कहा? आपने पूरा बदन जो है मोदी के पढ़ने में डाल दिया। और कल तक आप क्यों नवाज शरीफ साहब की मुखालफत करते थे? उसमें वो कौन से ऐप लोगों को गिन गिन के गिनाते थे, ये तजारत करता है, ये मोदी का यार है, इसका सर। यार किसी बात पे भी खड़े हो जो इख्तलाफ अपनी जगह। इमरान खान ने कल बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि सुबह इलेक्शन हो रही है, उन्होंने क्यों हिमायत कर दी है मोदी की, कि उन्होंने मोदी को कह दिया कि जी मोदी की इलेक्शन जीत रहा है और हम उससे मुज़ाकरात करेंगे, और कांग्रेस से हमारे मुज़ाकरात होते कामयाब नहीं आते, और कश्मीर का मसला हल नहीं होगा उसके बगैर। भाई कांग्रेस की कितने साल हुकूमत रही है भारत के अंदर? ठीक है, भारत में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमारे दोनों से हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमने वहाँ पे अपने सिर्फ कश्मीर और उनके जो कश्मीरी भाइयों के लिए खड़ा होना है। हमने उनको सफारती माल पे भी लेके जाना है, हर मौके पे हमने उनके साथ तावन करना है। अब इसमें एक चीज़ जो नोट करने की है वो ये है कि इमरान खान साहब हिंदुस्तान की अमन कमेटी के मेंबर नहीं है, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। उसको वही लहजे में बात करनी चाहिए जो एक गैरतमंद कौम के वज़ीर आज़म को बात करनी चाहिए। हमने ठीक है इस सारे भारतीय जंगी जुनून को टालने के लिए हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि हम अमन की बात करें, हम पीस की बात करें, हम खित्ते के जो ख़तरात मंडला रहे हैं उस पर अपना मुस्बित किरदार हमने पेश किया। लेकिन आप एक एटमी ताकत थी, आपको इतना झुकना नहीं चाहिए। आप भारत को दो टोक लफ्ज़ों में ये भी थ्रेट करें, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे खिलाफ किसी तरह की भी जारियत की गई तो हम वही करेंगे जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में किया था। अगर आप इस तरह के 2-3 थ्रेट इंडिया को दे दें, और आप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 70 सालों में जंग के अलावा किसी और चीज़ की हमने तैयारी की नहीं, ये रियलिटी है। हमने कोशिश पिछले 70 सालों में अपने आप को सिक्योरिटी स्टेट बना के रखा है। हमने जंग की तैयारी की, हमने फ़ौज को जंग के लिए तैयार किया है। अगर आप इतने झुकेंगे, आप भारत को मिन्नतें तरले कर लेंगे कि आए मुज़ाकरात करें, अमन की बात करें, वो मान नहीं रहे आपकी बात को आगे। तो ज़रूरी है कि अमन कायम करने के लिए दुश्मन को अपनी ताकत का सही तरह से जवाब दिया जाए और भरपूर अंदाज में बराबरी की लेवल पर अमन की बात करें। भारत अमन से इनकार करते जा रहा है, मुज़ाकरात से, और हम झुके जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब को ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और भारत से ज़्यादा पाकिस्तान इस वक्त अखलाकी और दिफाई पोजीशन में खड़ा है। भारत के अंदर बहुत सारी अलाइदगी पसंद
तहरीकें चल रही, बहुत सारे उनके इंडिविजुअल इश्यूज़ हैं, लेकिन इस तरह की बातें करके कि मुज़ाकरात मोदी के साथ होंगे तो अच्छे होंगे, ये इंतहाई नॉनसेंस बात है। आगे बढ़ते हैं बट साहब, अगला हमारा जो टॉपिक है, शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म साहब को एक लव लेटर लिखा है, ख़त लिखा है। तो बुनियादी सवाल मेरा इसमें यह है कि ख़त क्या है, इस पर हम बात कर लेंगे, अंदरूनी कहानी में बात कर लेंगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसी बातें अफवाहें हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब डील करना चाह रहे हैं, शहबाज शरीफ की फैमिली चाह रही है कि कुछ क्या है। सर मैं आपको ये बताऊं, क्या कहते हैं, अब ना शहबाज शरीफ के पास खोने को है ना नवाज शरीफ के पास कुछ खोने को है। नहीं, नवाज शरीफ के पास तो वाकई जो है खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन भी शहबाज नहीं। शरीफ के पास अभी बहुत कुछ है। नहीं, दोनों चीज़ें, इसलिए इसको ज़रा इस दूसरे वसी तनाजुर में करके देख लो। अगर नवाज शरीफ ने कुछ खोना होता तो वो इलेक्शन से पहले चंद दिन पहले वहाँ पे पाकिस्तान वापस लैंड ना करते, अपनी बेगम को वहाँ पे वो जो है शदीद वो तो वो उम्मीद में थे कि हमने जो है वज़ीर आज़म बनना है, इलेक्शन जीतना है। उम्मीद पे हर बंदा रहता है, ठीक है ना, ये बात नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि उसने सबक सीखा था जब वो 99 में यहाँ से पाकिस्तान से सऊदी अरब आया था, तो उसने अपने वालिद की बात को माना था, तो वो उसने कहा था कि मैं आइंदा खुदा ना करे कि इस वाक़े को उसने जेल में बैठाया हुआ था। अब आप देख लो, इनने कभी कहा डील ले रहा है, कभी कहते हैं कुछ हो रहा है, कभी आपने कहा, हमने इसी प्रोग्राम पे इसी पे बैठ के 2.5 महीने पहले, मैंने 60 दिन पहले कहा था कि नवाज शरीफ बरतानिया नहीं जाना चाह रहा, हम डॉक्टर वहाँ से मंगा लेंगे, आप उनको रिलीफ दे दे, हम वहाँ पे। चलो नवाज शरीफ साहब की बात हो गई, अब शहबाज शरीफ का बताएं, आप बताएं अंदर की बातें, आप जानते हैं अंदर की बातें बताएं। दोनों भाइयों में कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं यकीन की हद तक कहता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना अर्सा इनके साथ रहा हूँ, मैं तकरीबन 7 साल तो नवाज शरीफ के साथ एज ए फैमिली मेम्बर की तरह रहा हूँ, और इनके अंदर जितना इत्तेफाक है, मैं कहता हूँ कि आज भी मिसाल दी जाती है पाकिस्तान में कि इन फैमिली के अंदर एक दूसरे भाई का एहतराम करना। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कोई इख्तलाफ नहीं है, तो वज़ीर आज़म की बात सही है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के फ्रंट मैन है। देखें जी, इनके कहने का तो क्या है, नहीं आप वाली बात कर रहे हैं, कोई नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना, अब शहबाज शरीफ साहब का क्या है, शहबाज शरीफ इस टाइम अपोजिशन लीडर है, सही है, पार्टी का सदर है। अब यार देखिए ये कितना खौफ खा रहे हैं नवाज शरीफ से, ना तो उसके पास ओहदा है, ना वो पार्टी का सदर है, वो नाहल हो चुका है, इनके बकौल सब कुछ है, उसके केस जो है अदालत में लगे हुए हैं, उनके जेन में अभी तक जो है 8 महीने इनको हुकूमत हो गई, अब 8 महीने हो गए हैं, इन्होंने सारे महकमे पंजाब के खंगाल दिए हैं कि कहीं कहीं से। आज अभी घंटा पहले लाहौर में बैठ के इमरान खान ने सब वज़रा को कहा है कि आप इनके ख़िलाफ़ केसेस की तैयारी करें और आप इनके केस ढूंढें। यार जो असल में अवामी ज़ुबान में ये कहा जा रहा है कि अभी हर शोबे में, आपके पंजाब में ज़ाहिर है इन्होंने 35-35 सालें हुकूमतें की हैं, तो जज से लेकर सेक्रेटरी से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर हर जगह पर इनके लोग हैं। सर आप समझ, अब लाहौर हाई कोर्ट की बात करें, छुट्टी के दिन कोर्ट लगता है, जमानत हो जाती है, जमानत हो जाती है। अब ये देखें ना, इसको कहते हैं फिलर छोड़ना। फिलर होता है कि एक ऐसी बात छोड़नी जो अगर किसी को अपील कर जाए ना तो उसको बैकअप कर लेते हैं। अब ये देखें, ये ना तो शहबाज शरीफ की बेइज्जती हो रही है इसमें, ना हमजा की हो रही है, ये अदालत उज़्मा की बेइज्जती हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि अदालत उज़्मा को तहीन अदालत का नोटिस लेना चाहिए। अच्छा। इसलिए कि जब ये कहती है कि हाई कोर्ट के अंदर अदालत, क्योंकि जज होता है इंसाफ कभी सोता नहीं है, इंसाफ जागता रहता है, और जो स्टैंड बाई जज होता है, आप किसी भी टाइम कोई भी वक्त, तो ज़ाहिर है मियाँ साहब के हवाले से ये मशहूर है कि मियाँ साहब जो है जज करते हैं, वकील नहीं करते। सर ये देखें ना बात। अच्छा, अब मुझे एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं आपसे सवाल करूंगा, आम पाकिस्तानी हमजा की जगह पे कोई और हो जाता, अली होता, अकबर होता, मोहम्मद होता, अहमद होता, कोई भी होता, वो जी छुट्टी के दिन हुकूमत से कहें जी उसका केस फंसा हुआ है, आपके लिए वकील बैठता, जज बैठता, अदालत लगती, आपको जमानत होती, आम आदमी को ये इंसाफ मुयस्सर है। आप इसी के उल्टे रुख पे आ जाएं कि इन्होंने नैब ने छापा उस दिन मारना था जिस दिन छुट्टी थी। अब ये भी देखें ना, नहीं नैब ने एक दिन पहले मारा छापा, रात को मारा नहीं मिला वो, नहीं नैब ने एक दिन पहले छापा मारा, उस दिन नहीं मिला वो,
लेकिन फिर भी जो है ना दूसरे दिन फिर नैब आ गई, ठीक है, नैब आई किसको गिरफ्तार करने के लिए, गार्ड्स को भी गिरफ्तार करने के लिए, इसको भी गिरफ्तार, बदमाशी की, गार्ड ने उनके कपड़े फाड़े, बदमाशी की, मारने की धमकी दी। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा रवाज है। आप उस केस से अंदाजा कर लें कि ये केस भी कैसे होंगे कि वो कह रहे हैं जी हमारे कपड़े फाड़ दिए। ये जब किसी भी सरकारी अफसर से को ना, फौजी खासतौर पर पुलिस वाले को, उनका केस बड़ा मजबूत होता है जी, हमारी टोपी इसने फाड़ ली, बेल्ट इसने तार दी, कमीज फाड़ दी, यानी कि केस बड़ा होता है। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। अच्छा, दूसरा मैं बात बोल मैं रहा हूं, आपको जी मुकम्मल करना, जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त हाई कोर्ट में हमजा साहब ने जमा कराई थी। जी जी, उसकी समाअत होनी थी 8 तारीख, 8 को, 6 को नेब ने उनके घर पे छापा मारा। जी जी, तो जाहिर है अगर समाअत 8 को होनी थी, उस दरखास्त की टाइम भी दे दिया सब, तो रूटीन वाइज जो है 8 तक आप क्या कर सकते थे? अगर नेब चाहे तो गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन नेब ने क्या कर दिया, खुसूसी अदालत लगाई 8 से पहले 7 को, और उनको जो है जमानत पे, किस तरह अब यही तो सर, किस तरह का इंसाफ हो रहा है यार? इंसाफ मैं ही तो ये अर्ज कर रहा हूँ ना। अब वो लेटर दिखा रहे हैं, अच्छा फिर वो जहाँ बात हुई कि जी मेरे कपड़े फाड़ दिए भाई, अच्छा आगे फिर देखो आगे अगलों ने क्या स्टोरी गाड़ दी कि हमारी घर की दीवारें फलांग के आगे, हमारे घर के दरवाजे तोड़ दिए, यानी कि दोनों तरफ से झूठ हुआ। यार के क्या हो सकता है? वो अपोजिशन, उसका शहबाज शरीफ वहाँ पे अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली का, अच्छा, घर के दरवाजे अगर देखें, वो मैं कह रहा हूँ कि कैसे घर के देखें, इसी तरह इसको बोलते हैं झूठी FIR बनवाने एक दूसरे के खिलाफ। ना उनके कपड़े फटे हैं, ना घर के दरवाजे टूटी हैं, ये तो कन्फर्म बात है। अगर केस बनाने एक दूसरे के ऊपर, वो मुखालफत में आप जो दिल आपके ख्याल में जो लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत शहबाज साहब की, हमजा शहबाज साहब की, जी जी, वो इंसाफ पे मबनी है? देखें जी, मैं जज नहीं हूँ और मैं फैसला नहीं कर सकता। नहीं, एक मिनट, दूसरी बात यह है, एक पाकिस्तानी अगर रात को 12 बजे अनीफ अब्बासी साहब को अंदर किया जा सकता है जज के कह के, रात के 12 बजे तक अदालत लगती है, उस टाइम कभी किसी को कुछ नहीं हुआ तरास। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर किया इसने, इसका मतलब लाहौर को बदनाम किया, लाहौर हाई कोर्ट को बदनाम किया, पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की। वो अदालत रात के 12 बजे नहीं लगी थी, 12 बजे तक वो चली थी ना। जाहिर है जजू ने कहा आज टाइम देना हमने, देखिए छुट्टी का दिन तो बहरहाल नहीं था। सर देखे ना, छुट्टी हो या ना हो, रात जजू ने उस दिन ज्यादा काम कर, सर मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये बड़ी देखे ना, आप उसको आधा गिलास की निस्बत देखें या भरे की तरफ से देखें, ये आपकी नजर हुसन है। अब ये देखें, वो ने तो कहा होगा जी हम इंसाफ करने रात को बैठे रहे। मौलाना फजल रहमान साहब गए थे वहाँ पे जी 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 मनाने के लिए, लेकिन मियाँ साहब ने कहा हुकूमत के खिलाफ किसी भी तहरीक का मैं हिस्सा नहीं। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये आप क्या इसकी तस्दीक करते हैं? मैं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लाए थे वो कह रहे हैं कि अपोजिशन को उतार दे, ठीक है। अपोजिशन वाले कहते हैं कि, वो ये कहते हैं कि इनको उतार दें, अपोजिशन वाले कहते हैं हम छोड़ दें, ये खुद अपने हाथ खड़े करके चले जाएं। अच्छा नहीं बताएं, फजल रहमान साहब मायूस लौटे हैं, मैंने ये सुना। नहीं जी ना, फजल रहमान मायूस लौटा है। आज मेरे ख्याल उससे मुलाकात के बाद फजल रहमान साहब जो है, नहीं उनके चेहरे के जो तासुरात थे, बॉडी लैंग्वेज जो है, हम इतने वो क्या कहते हैं को चेहरा शनास, या हम वो जो है को हमारी इतनी केमिस्ट्री हम नहीं, कोई बंदा भी किसी कर सकता है। ये आप एक वो अपना वो अपनी उसका कह दें कि मैं ये जो समझाऊँ, आप ये कह सकते हैं, लेकिन वो बड़ा एक बहुत आलम बड़े का बेटा है, उसका अपना एक नाम है, उसकी एक आवाज़ है, वो लूज़ बात, एक तो पहले वो लूज़ टॉक नहीं करता, ठीक है। तो दूसरा ये है कि अब वो एक किरदार अदा कर रहा है, अपोजिशन के दरमियान एक पुल बन रहा है, और ये पुल जो है इसको एक आंख नहीं बाता, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को। हाँ, वो तो ये चाह रहा है कि ये तो मुल्क से ही, मेरे ख्याल शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ के बजाय उसका दिल करता है मौलाना फजल रहमान को जो है ना, ये मुल्क से बाहर वो भेज दिया जाए। वो कहते हैं ना कि मौलाना जो है लोग अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, वो जरदारी और नवाज शरीफ को जो है आपस में मिला रहे हैं। अच्छा ये ठीक है, ख़त की तरफ अगर हम बात करें तो इस खत में चूँकि सस्पेंस ज़्यादा नहीं रखना चाह रहे हैं, जो खत लव लेटर लिखा है शहबाज शरीफ साहब ने, अपोजिशन लीडर ने इमरान खान साहब को, इसमें जो शुरू किया उन्होंने बिस्मिल्लाह से शुरू किया, अस्सलाम वालेकुम से शुरू किया, जी। और कहा डियर प्राइम मिनिस्टर, प्यारे प्राइम मिनिस्टर, यानी कि देखें तो जाहिर तस्लीम किया प्राइम मिनिस्टर है। देखें बात यह है, सबसे पहले कोई माने ना माने, इमरान खान इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, आपका भी प्राइम मिनिस्टर है, शहबाज शरीफ का भी है, सबका भी है। शहबाज शरीफ अगर उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं, देखें वो कहने का उसके बाद, देख शहबाज शरीफ अगर उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता तो वो, शहबाज शरीफ ने माना है तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, कोई भी अगर नहीं मानता तो वो अपोजिशन लीडर ही नहीं रह सकता, सही है।
ठीक है। एक ड्राफ्टिंग होती है, ऑफिशियल ड्राफ्टिंग होती है ख़त लिखने की, उसकी ड्राफ्टिंग का अदब अदाब होते हैं, ख़त की एक लिखा जाता है। तो नहीं, उसमें इसमें गुड़ थोड़ा ज़्यादा मैंने डाला है। गुड़ देखें हमेशा जो है अपनी तरफ से अच्छे अल्फाज का चुनाव, किसी से गुफ्तगू हो रही हो, ये तो बज़ाहिर है कि आपने लिख के कर रहे हैं, उसमें तो आपको और ज़रा संजीदा होकर लिखना चाहिए। लेकिन जब बोलते हैं तो एहतियात नहीं करते नहीं एहतियात करते, लेकिन जो राइटिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात सही, करनी पड़ती ठीक है। और नवाज शहबाज शरीफ साहब ने आपने लिखा है, उसने बिस्मिल्लाह भी किया, अस्सलाम वालेकुम भी लिखा है, माय डियर प्राइम मिनिस्टर लिखा है। ये जो है अदाब हैं प्राइम मिनिस्टर की शान के अदाब हैं। उसके इमरान खान को या उसको चेयरमैन किस चीज़ से नहीं लिखा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उसका भी वज़ीर आज़म है, और उसके लिए इससे भी अच्छे अल्फाज अगर होते तो वो भी लिखने चाहिए थे। लेकिन ये खत बुनियादी तौर पे वज़ीर आज़म के खत के जवाब में लिखा है। जो आप उसका जो खत आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो उनके सेक्रेटरी ने लिखा, वो खत भी पढ़ें। वो खत जो है वो उसकी जो आप स्पाट लहजा है, वो स्पाट लहजा था, उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। वो देखे ना, जब आप ये अदाब हैं, ये क्रस्टी है, इसको आपने एक जो बरकरार रखना है। ये हमारे आने वाली नस्लों असल में वो खत जो लिखा वो वजारत खारिजा के किसी सेक्रेटरी ने लिखा, लेकिन वज़ीर खारिजा ने भी नहीं लिखा है। नहीं, तो ड्राफ्टिंग हमेशा वही करती है ना जिनका काम होता चले है। इसमें ये खत बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन के अरकान से मुतलिक था कि जी, दो जी, अरकान उसके के अरकान जो के। अच्छा, उस पे मैं तजावीज़ तलब की गई थी। हाँ, अच्छा, नैब की तरह जो है ना, इलेक्शन कमीशन को भी एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है ना, अपने समझते हैं कि मफादात के लिए, मकासद के लिए, इस तरह इलेक्शन कमीशन को भी एक वैसे नैब के तो जाहिर है नून लीग के दौर में भी यही नैब, सर देखें वो ठीक है, पीपल्स पार्टी के दौर में भी यही नैब, लेकिन तब ठीक थी, मैं आपको तब इशू नहीं था, तब ठीक कर सकते थे। मैं एंड पे नैब पे आ जाता हूँ दोबारा बाद में। मैं ये कह रहा हूँ कि नैब का इस्तेमाल और इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हम लोग इसको सियासी तौर पे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सैफुर्रहमान की तारीख हमारे सामने है। हाँ। अब मसला ये है कि इस सियासी कशीदगी में मैं नहीं समझता कि हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन के जो अरकान के नाम दे रही है, अपोजिशन जो लीडर है उसके नामों पे इतफाक़ कर लेगी। ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। ठीक है ना। अगर ये हुकूमत इतनी अच्छी हो कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नाम लिख के दो दे दिए कि जी ये 2 मेंबर काम थे, मैं ये नाम दे रहा हूँ, वो कहेंगे जी बलूचिस्तान के 3 नाम उन्होंने दिए, वो जो भी नाम दिए, लेकिन वो उस पर इतफाक़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, उधर लगा देंगे, आप देख लेना। जाहिर है इत्तेफाक तो बहरहाल नहीं हो सकता, लेकिन तजवीज़ उन्होंने दे दी, तजवीज़ दे दी है ना। अब इसका हल क्या है? देखिए ना, हर चीज़ का अगर आप इख्तलाफ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका हल भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। उसका हल ये है कि इंडिया की तर्ज पर इलेक्शन कमीशन बनाने के लिए कानून साजी करनी होगी। इसका हल यही है कि वही तरीका इस्तेमाल किया जाए जो इंडिया की तर्ज पर वहाँ पर इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उसमें कभी इस तरह के इख्तलाफात नहीं होते हैं। उसके लिए कानून साजी करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी जो ज़रूरत है इस टाइम, हुकूमत पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर को कानून साजी की है। और बहुत से जो आप अगर कोई भी आपको जो चीज़ खामियाँ नज़र आ रही हैं, जैसे कल कह रहा था जी वो फवाद चौधरी 30 मेरे पास अख्तियार हो, हमारे पास तो हम 30 को वो लटका दें चौराहे पे, चौक पे। भाई साहब, इसके लिए आप कानून साजी कर लें। ठीक है, आपको मना किसी ने किया हुआ है, आप इक़्तिदार में हैं, सुबह बिल लेके आ जाएं, दूसरों को कायल कर लें कि भाई हमने लटकानी है चोर अपने चौक में, चिराओं में, सब लोग जो है करप्शन के खिलाफ हैं, सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन कानून साजी तो करें ना। चलिए, कानून साजी की तरफ हुकूमत को जाना चाहिए और कानून साजी के बाद ही ये सारे काम होंगे। टाइम बहुत मुख्तसर है सर। आखिर में ईरान के हवाले से एक स्टोरी है कि ईरान जो हमारे हमसाया है और ज़ाहिरन अमेरिका और इसराइल को आंखें भी दिखाता है और अंदर से प्यार मोहब्बत भी सब कुछ चलता रहता है। ईरान के हवाले से स्टोरी है कि ईरान के एटमी तवानाई का एक प्रोग्राम था, उसको जो एक खुफिया मकाम था उसको खुफिया जोहरी गोदाम का नाम दिया था, और ये नाम दिया था इसराइल के जो वज़ीर आज़म है उसने। और आपको मैं याद दिलाऊँ, नेतन्याहू ने गुज़श्ता बरस सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़ताब करते हुए कहा था कि ईरान के पास एक खुफिया जोहरी गोदाम है जहाँ पे 15 किलोग्राम गैर मुअय्यन नौयत का ताबकार मवाद मौजूद है। ठीक है, ये बात किया था नेतन्याहू ने, और इन्होंने आलमी जो एजेंसी है जोहरी तवानाई की रोकथाम के लिए उसको मुखातब करते हुए कहा था। और ईरान ने सख्ती से इनकार कर दिया था कि जी इस तरह कुछ हमारे पास नहीं है। तो ख़बर ये है, हमारी चिड़िया ये कह रही है कि ईरान के जो खुफिया जो गोदाम है
उस गोदाम का दौरा हुआ है, उस पर छापा पड़ा है। और ये छापा किन की तरफ से पड़ा है? एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी IAEA की तरफ से। जी जी, IAEA की तरफ से इनके 3 रुकनी लोग गए हैं और 3 रुकनी टीम ने छापा मारा है और 1 महीने में 3 दफ़ा वो गए और उन्होंने जाके उस जगह को देखा है, खुफिया गोदाम को। इसमें अब 2 बातें हैं सर। एक बात तो ये कि इसको मीडिया से छुपाया गया। सही है। मीडिया से क्यों छुपाया गया, ईरान के ऑफिशियल इसका जवाब दे दें। और दूसरी बात यह कि नेतन्याहू ने जो मुतालबा किया था पिछले साल जनरल असेंबली के फोरम पे बैठ के कि जी इसका विज़िट होना चाहिए, इसका मुआयना होना चाहिए, देखना चाहिए, उसको ईरान ने पूरा करके नेतन्याहू को स्पेस दिया और उसकी इलेक्शन में मदद की है, तोहफा दिया है उसको। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर ये वो सेम स्टोरी वही होगी जो कल इमरान खान साहब ने बीजेपी के महत में ऐलान करके कर दिया। आपने इमरान खान पे आना है? नहीं, आना नहीं है। ये एक देखो चलिए, कितनी ठीक है। ममालिकत हो रही। ईरान पे इसी तरह ईरान के लिए ईरान ने भी वही एक उसको इसराइल स्पेस के दे दी, लिए। इसराइल को स्पेस दे दिया, वही मुमासलत हो गई। अमेरिका ने भी इसी टाइम के ऊपर इसके ऊपर पासदारान इनकलाब के ऊपर दुनिया के अंदर पहली मरतबा किसी फौज के ऊपर पाबंदी लगी है, वो है और इनकलाब वो भी बड़ी उसकी बड़ी कहानी है अंदर उसकी की। बड़ी कहानी अंदर है। क्योंकि ये 1979 पासदारान इनकलाब जो हुआ था, ये जब खमीनी साहब आए थे, ये 97 ये इसी पासदारान इनकलाब ने ये जो आपके ओसी हैं यमन में, इनकी मदद ये कर रहा है। वहाँ पे आपके इराक़ के अंदर इन्होंने किया है, इंतशार पढ़ाया। ISIS जो था उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया है इराक़ के अंदर, तुर्क के अंदर इन्होंने किया, इन्होंने लेबनान के अंदर किया। यानी कि ये सारा जो है वो उसका था, ये करा धरा पासदारान इनकलाब का। ठीक है। अब पासदारान इनकलाब जो है उसने 1979 से लेके आज तक जितने भी हमारे मशरिक़ वस्ता में जितने भी ब्लंडर हुए हैं, जितने भी आग लगी हुई है, इसमें सबसे बड़ा हाथ ही इसका है। अगर इस पर पाबंदी लग गई है तो ये मेरा ख्याल है कि खिते के लिए बहुत बेहतर हो गया। अच्छा, इस पाबंदी के सर में अगर थोड़ी सी बात करूँ, ये बड़ा ड्रामा है। ड्रामा इसलिए है, देखें आप अगर ईरान की हम बात कर लेते हैं तो ईरान की रेगुलर आर्मी मौजूद है, उनकी सरहदों की हिफाजत करने के अलग फोर्सेस हैं, फौज है, और शहरी दिफा के लिए वहाँ पे पुलिस है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जी ये जो आपके पासदारान इनकलाब है ये किस लिए है? आपने जैसे कहा 1979 में, अब इसको बनाया इसलिए गया था उस वक्त की जो इनकलाब आया था, इनकलाब के नजरियाती दिफा के लिए। अब हुआ ये कि अब ईरान के अंदर आपको पता है 40 साल हो गए उस इनकलाब को। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जी इनकलाब आया, गुर्बत ख़त्म नहीं हो गई, इनकलाब आ गया, वही सूरत हाल अब भी है, लोग इज्जतें बेच रहे हैं, लोग चोरियां कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, खुराक नहीं है वहाँ पे, खाने के लिए कुछ नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा था कि जब हमारी रेगुलर आर्मी भी है, हमारी पुलिस भी है, तो इस फोर्स का बोझ हमारे ऊपर क्यों है? जी जी, इसका बजट इसका बजट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, और ये बराह रास्त सबसे ज्यादा है, बराह रास्त मुर्शिद को जो है जवाबदेह है। तो सारे सियाह सफात के मालिक थे। तो अंदर से आवाजें उठ रही थी कि पासदारान इनकलाब को खत्म करना चाहिए। जी जी, ठीक है। अब जब आवाज़ें ये उठी, आप देखें पासदारान इनकलाब के हवाले से एक और बात में इजाफा करूं कि इनके जो कमान करने वाले, एक तो जाफरी साहब हैं, जी जी, लेफ्टिनेंट जनरल जाफरी है, वो इसके कमांडर इन चीफ है ईरान के अंदर। 1.5 लाख इनकी फोर्स है, लेकिन ईरान से बाहर इसको कौन संभाल रहे हैं? कासिम सुलेमानी संभाल रहे हैं, जी जी, सरहदों के ऊपर। अब सवाल ये वो आ रहा था कि अंदर बहुत दबाव था, प्रेशर था अवाम की तरफ से, मुकामी अवाम की तरफ से कि इसको ख़त्म किया जाए। जी जी, इसके ज़ाहिर, और वहाँ नारे लग रहे थे कि हमें यमन, शाम, इन इलाकों में हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें 2 वक्त की रोटी दे दो। अब अमेरिका ने पासदारान इनकलाब का काम आसान कर दिया। आसान इसलिए क्या, इस पे लगाई पाबंदी लगने से क्या होगा? अब ईरान के अंदर कोई भी पासदारान के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको अमेरिका का एजेंट कहकर बंद किया जाएगा, उसको अमेरिका का एजेंट कहकर फांसी घाट उतार दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका पासदारान के खिलाफ है बज़ाहिर। तो अब उनका काम किसने आसान किया? अमेरिका ने पासदारान का काम। फिर दूसरी एक बात मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, अमेरिका जैसे कि आपने इशारा किया इराक पे चढ़ दौड़ा, तो सुलहकार कौन बना? ये पासदारान इनकलाब, यही थे ना कासिम सलमानी का पूरा नेटवर्क वहां पे इराक में है, शाम में है, यमन में है। भाई आपके साथी हैं, आपकी हिमायत, उन्होंने कम से कम अमेरिका ने इनके लिए इतना ख्याल रखा कि मुश्किल वक्त में पासदारान इनकलाब के काम आया। बाकी ना ईरान का कल इसराइल के खिलाफ था, ना आज इसराइल के खिलाफ एक गोली जो ईरान ने इसराइल के खिलाफ चलाई हो।
मेरा ख्याल है अभी वो इसके करने के बाद अभी ईरान क्या कह रहा है, ईरान कह रहा है कि जी खुद अमेरिका जो है दहशतगर्द है, क्योंकि आपको याद होगा, मुझे याद है 90 मेरा ख्याल बिल्ली चूहे का खेल है सर। 1983 में मेरा ख्याल है वो ईरान का जो एक आम त्यारा था, वो उसको नीचे शिप से वो मिसाइल से मारा था। 1983 की बात, 84 की बात है, 85-84 की बात की कह रहा हूँ। तो ये दोनों जो देखें ना, इंटरलिंक है सारा मसला। ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है, इसराइल को अमेरिका कर रहा है, यानी कि वो ऐसा ना वो दायरा वो आपस में अंदर के जो है ना सर्किट बना लोगों हुआ को है, बाहर बेवकूफ़ बना रहे बेवकूफ़ हैं, बना रहा है। अब इन हालात के अंदर जो है कि सबको जो है ये जो नज़र आ रहा है वो भी देखें, जो नज़र नहीं आ रहा उस पर भी ज़्यादा नज़र रखें। क्या बात है, जो नज़र नहीं आ रहा है उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अभी जो नज़र हमें दिखा रहे हैं उस पर भी देखें, और जो नज़र नहीं आ रहा उस पर भी नज़र होनी चाहिए। सही है। तो तब जाके हमें हकीकत पता लगेगी कि ये क्या गेम हो रही है। और मैं देखें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हम सब का वज़ीर आज़म है, लेकिन वज़ीर आज़म 22 करोड़ का वज़ीर आज़म है। उसकी शान पाकिस्तान की शान है, उसका वक़ार पाकिस्तान का वक़ार है, उसकी गिफ्तार पाकिस्तान की गिफ्तार है, उसका कहा हुआ लफ्ज़ हमारे लिए लब्बैक होना चाहिए। सही है। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, उनसे सिफारिश करता हूँ कि आप मोदी साहब के साथ इस तरह ना करें। सुबह उनका इलेक्शन है, आपने कल समझ लो उनको वोट दे दी है, उनको पाकिस्तान की सपोर्ट दे दी है। उनने आपने 300 जो उनके छोड़े हैं, क्या नाम है, ये कैदी छोड़ दिए हैं, अपना माईगीर छोड़ी हैं, ये आप खैर सगाली करते इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी जीत के आती। चलो उस तरफ इंडिया का तो आ जाएगा बात, लेकिन ईरान के हवाले से ये है कि ईरान जिस तरह के जिस पिच पे खेल रहा है उसकी आवाम उसके हाथ से निकल रही है। देखें जी, आप देखें, अभी आज मैं शाम तक पाकिस्तान के 2 C-130 जहाज जो हैं वो वहाँ पे इमदाद लेके भी गए हैं। जी ईरान के अंदर आपको पता है वहाँ पे सैलाब भी आया हुआ है, और वज़ीर आज़म का ट्वीट भी है कि हम वहाँ की आवाम के साथ खड़े हैं, अवाम के साथ, हुकूमत का नाम नहीं। वही मैं बताना चाह रहा था ना कि वहाँ पे अवाम की मुश्किलात है। एक सैलाब से वो मर रहे हैं, एक वहाँ पे गुर्बत हो गई है, एक उनको हुकूक नहीं मिल रहे। जब देखिए आप माशी जब कोई भी मुल्क और उसकी अवाम माशी तौर पे खुशहाल होंगे और हुकूमत और अवाम एक पेज पे होंगे तो उसको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। तो वहाँ पे ये मुख्तलिफ सिमत में हो चुकी है। अवाम कहीं है, हुकूमत कहीं है, फौज कहीं है, वो पासदारान इनकलाब कहीं पे हैं। बहरहाल ईरान हमारा हमसाया है, उसके हवाले से वहाँ के अवाम के हवाले से हमेशा हम नए ख्वाहिशात रखते हैं कि वहाँ के अवाम खुशहाल हों, वहाँ तरक्की करे, और हमसायों के हवाले से उनके अच्छे ताल्लुकात हो, रिलेशन अच्छे हों ईरान के पाकिस्तान के। लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक जो है ईरान दूसरों के हाथों पे खेलता रहेगा, इसराइल के हाथ में, अमेरिका के हाथ में, और मशरिक़ वस्ता को जहन्नम बनाता रहेगा। बहुत शुक्रिया सर, टाइम आपका बहुत कीमती टाइम दिया और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसे लगा अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। इजाज़त दीजिए फिरदौस जमाल को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।